गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जिस चैप्टर को देखा था उसका नाम था हैदर अली और आज हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान। हैदर अली की 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात उसी युद्ध के दौरान उसका पुत्र टीपू सुल्तान धरती पर बैठा। उसका पूरा नाम था फतेह अली साहब टीपू। हाँ, फतेह अली साहब टीपू उसका पूरा नाम था, लेकिन इसका जो कॉमन नाम था टाइगर ऑफ मैसूर, यानी मैसूर का व्याघ्र। उसने अपने राज्य को एक शक्तिशाली राज्य बनाने का सोचा। उसने अपने राज्य को आर्थिक रूप से संपन्न राज्य बनाने का सोचा। वो एक जटिल चरित्र वाला व्यक्ति था। उसके पास नए विचारों के लिए हमेशा सोच जारी रहती थी। वो नए नए आइडियाज को ढूंढता था। समय और परिस्थिति को समझते हुए अपने आप को उस अनुकूल ढालने की पूरी कोशिश करता था। नए आइडियाज में उसने नए कैलेंडर की स्थापना की, नई मुद्रा प्रणाली की उसने लागू करने का प्रयास किया। नए मापतौल के जो पैमाने हैं उसको उसने अपने राज्य में लागू किया। जैसा मैंने कहा कि वह एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ज्ञान के प्रति पिपासु था और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित होता था। जब फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी तो वो इससे काफी प्रभावित था। उसके ज्ञान की पिपासा इतनी थी कि उसने एक अपनी स्वयं की लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय बना रखा जो काफी समृद्ध था। उस पुस्तकालय में इतिहास की पुस्तकें, धर्म की पुस्तकें, विज्ञान की पुस्तकें, औषधि विज्ञान की, गणित की और इसके अलावा और भी बहुत सी चीजों की पुस्तकें अपनी लाइब्रेरी में उसने संकलित कर रखी। इन चीजों के बदौलत वो अपना ज्ञान हासिल करके अपने राज्य को समृद्ध, शक्तिशाली और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जोड़ करके प्रगतिशील बनाना चाहता था। यही वजह है कि जब फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी तो उससे वह काफी प्रभावित हुआ और फ्रांसीसी क्रांति के प्रति वह अपनी सहानुभूति रखता था। वो स्वतंत्रता के कैप को पहनता था। अपने राजधानी श्रीरंगपट्टम में उसने ट्री ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और जैकोबिन क्लब का मेंबर बना। उसके पास आंतरिक संगठन क्षमता की जो प्रतिभा थी वह कूट कूट कर भरी थी। यही वजह है कि जिन दिनों भारतीय सेना में यानी कि भारत के अन्य राज्यों की सेनाओं में, फौज में संगठन का अभाव था, अनुशासनहीनता यानी डिसिप्लिन की कमी थी। उस समय में उसके सैनिक सुसंगठित, डिसिप्लिन यानी अनुशासित और उसके प्रति वफादार थे। यह एक बहुत बड़ी चीज थी कि उसके सैनिक ताउम्र जब तक जीवित रहा उसके प्रति वफादार रहे।
अपने राज्य को समृद्ध बनाने के लिए उसने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने जागीरदार प्रथा जो उसके राज्य में पाए जाते थे, जागीर प्रथा जो चल रही थी जागीर की, उसको उसने समाप्त कर दिया। फिर ओलीगरों की कम करने के उसने काफी प्रयास किया। इससे उसके राज्य की आर्थिक जो समृद्धि वो बढ़ने लगी। फिर बिचौलिए जो किसान और राज्य के बीच में मिडिल मैन का काम करते थे, उसको उसने समाप्त करने का पूरा प्रयास किया और इससे उसकी काफी आर्थिक जो नुकसान हो रहा था वो उसे काफी बचे और समृद्धि की तरफ। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था आपको कि उन्होंने मिंटिंग यानी क्वाइंस के निर्माण के लिए नई पद्धति का विकास किया, माप और तौल कर नई प्रणाली ले आई। इससे उसमें काफी विकास हुआ। लगान की दर अन्य राज्यों की तरह निश्चित रूप से ऊंची थी, यानी कि 1/3 थी, परंतु दुर्भिक्ष के समय, अकाल के समय, जब किसानों की अगर परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो उनको माफी नहीं देता था। उसके काल में किसान समृद्ध थे। यही वजह है कि 1799 में जब वेलेस्ले ने मैसूर पर अपना विजय पाया था, टीपू सुल्तान के मृत्यु के पश्चात उसने मैसूर को देखा तो उसने पाया कि यहाँ के किसान कहीं ज्यादा समृद्ध हैं और फसल ज्यादा अच्छी उपज रही है बनिस्पत की ब्रिटिश ऑक्यूपाइड क्षेत्र यानी कि मद्रास वाले क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में जो पाए गए थे उनकी तुलना में इस क्षेत्र में कहीं ज्यादा संपन्न किसान हुआ करते थे। जॉन सोर जो 1793 से 98 तक कर्नल जनरल रहे थे, कालांतर में लिखा था, बाद में लिखा था कि राज्य में किसानों को संरक्षण मिलता है, राज्य में किसानों को हर तरह का प्रोत्साहन दिया जाता है, उनकी मेहनत का इनाम दिया जाता है, उनको पुरस्कृत भी किया जाता है, इससे काफी प्रोत्साहन मिलता है। वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में भी उसने प्रगति का काफी प्रयास किया। वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में जो अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए उसने ट्रेड एंड इंडस्ट्री, व्यापार और उद्योगों को महत्व दिया, क्योंकि वह जानता था कि व्यापार और उद्योग से आर्थिक समृद्धि होती है और वह जानता था कि कृषि में सुधार होगा, व्यापार और उद्योग में प्रगति होगी तो इस आर्थिक प्रगति का राज्य की शक्ति पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इतना ही नहीं, वह आर्थिक शक्ति को सैनिक शक्ति से जोड़कर देखता था कि आर्थिक शक्ति समृद्ध होगी तो सैनिक शक्ति निसंदेह रूप से समृद्ध होगी, क्योंकि सेना के लिए खर्च यहीं से प्राप्त होता है। सेना में सुधार करने के लिए उसने, क्षमा कीजिएगा, अभी सेना भी तो वाणिज्य व्यापार पर चलते हैं, वाणिज्य व्यापार सुधार करने के लिए उसने विदेशों से अच्छे कारीगरों को, अच्छे उद्योग क्षेत्र के व्यक्ति को आमंत्रित किया और इस तरह अपने राज्य में और वाणिज्य व्यापार और उद्योग जगत को उसने प्रोत्साहन दिया। उसने विदेशों में अपने राजदूत को वाणिज्य और व्यापार में वृद्धि हेतु भेजा। ये राजदूत फ्रांस, टर्की, ईरान, पेगू आदि देशों में गए, अपने व्यापारियों को प्रोत्साहन देकर उसने अरब में भेजा और अरब के व्यापारी भी उसके राज्य में आए। इस तरह उसका वाणिज्य और व्यापार बढ़ता रहा। उसने व्यापारिक संस्थाओं को स्थापना की, विशेष रूप से उन व्यापारिक नगर जो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में थे, जिसे पोर्ट सिटी कहा जाता है या बंदरगाह नगर कहा जाता है। अब आते हैं सैनिक दृष्टिकोण से उसने क्या प्रगति की। सैनिक दृष्टिकोण से उसने अपने सैनिकों को
आधुनिक हथियारों से लैस कराने की पूरी कोशिश की। उसने इसके लिए उन बंदूकों का निर्माण किया जो संगीन युक्त होते थे और इनका निर्माण मैसूर राज्य में ही होता था। इसके अलावा सैनिकों को यूरोपीय पद्धति पर उसने ट्रेनिंग देना शुरू किया और इसकी बदौलत वह वायु शक्तियों, विदेशी शक्तियों से लड़ने में सक्षम हुआ। इतना ही नहीं, उसने नेवल पावर यानी नौसेना की शक्ति में विस्तार करने के लिए और विकास करने के लिए उसने प्रयास किए। डॉकयार्ड का निर्माण किया। युद्धपोतों के निर्माण के लिए उसने विदेशों से मदद ली और युद्धपोतों यानी शिप के डिजाइन में वह व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेकर के अपनी निगरानी में उसने इनका निर्माण करवाना शुरू किया। राजनीतिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि वह किसी भी भारतीय शासक जो तत्कालीन समय में भारत में शासन कर रहे थे उनसे इसकी बुद्धि बहुत अच्छी थी। इसके पास दूरदृष्टि थी। वह अंग्रेजी राज को उसी वक्त समझ गया था कि ये खतरे की घंटी है और इस चीज को ठीक से समझते हुए वह उनके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए अपना हर संभव प्रयास किया। उनके विरुद्ध दृढ़ता के साथ उसने संघर्ष किया और लड़ाई करते हुए वीरगति को प्राप्त किया। और यही वजह है कि अंग्रेज से अपना सबसे खतरनाक शत्रु समझते थे। आगे देखते हैं इस तरह अंग्रेजों के साथ उनका युद्ध हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 से 1793 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था, उसने आते ही यह निश्चय किया कि दक्षिण भारत में सबसे खतरनाक शत्रु, सबसे बलवान शत्रु टीपू सुल्तान है और इसके लिए उसने कूटनीति, राजनीति सबका सहारा लिया। दूसरी तरफ टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों और फारस यानी ईरान की मदद से अपने शक्ति में, सेना में वृद्धि कर रहा था। अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए वह और भी प्रयास किया। उसके दक्षिण में, उसके राज्य दक्षिण में यह त्रावणकोर के राजा थे। त्रावणकोर का राजा अंग्रेजों के सानिध्य में था। उसको अंग्रेजों का संरक्षण प्रदान कर रखा गया था। इसने त्रावणकोर जो समुद्र तटीय क्षेत्र है इस पर आक्रमण कर दिया ताकि वह अपनी शक्ति को बढ़ा सके, क्षेत्र को बढ़ा सके, दक्षिण से आक्रमण न हो सके। मगर अंग्रेज इसी ताक में ही थे। अंग्रेजों में कॉर्नवालिस ने जो गवर्नर जनरल था, जून में हैदराबाद के निजाम के साथ और जुलाई में मराठों के साथ एक संधि किया और इस संधि का एक बहाना था जो मैसूर के विरुद्ध युद्ध के लिए किया गया था और उसे बहाना जल्दी ही मिल गया था। एक और महत्वपूर्ण बहाना यह था कि उसने त्रावणकोर के राज्य पर आक्रमण कर रहा था क्षेत्र। अब इस युद्ध में एक और अंग्रेज, हैदराबाद के निजाम और मराठा, जो मराठे यहाँ पर, निजाम यहाँ पर और अंग्रेज यहाँ पर, इन तीनों ने मिलकर के इसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। 1790 में युद्ध जो छेड़ा गया था काफी लंबा समय चला, 2 साल तक चला। लेकिन जब टीपू ने देखा कि अब वह आगे युद्ध कायम नहीं रख सकता है तो उसने शांति समझौता के लिए वार्ता किया। 1792 से 1792 में श्रीरंगपट्टम में एक संधि हुई। इस संधि के अनुसार टीपू को अपने राज्य के आधे
किले सौंपने पड़े। और ये वो किले थे जो श्रीरंगपट्टनम के रास्ते में अवरोध के रूप में खड़े थे, यानी कि उसका एक बहुत बड़ा डिफेंसिव वॉल टूट रहा था। इतना ही नहीं, 30 लाख पाउंड का हर्जाना देना पड़ा युद्ध के हर्जाने के रूप में, और अपने 2 पुत्रों को बंधक रखना पड़ा। इतना होने के बावजूद टीपू ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह अपने राज्य को फिर से एक बार कमर कस के समृद्ध बनाने और मजबूत कराने लग गया। करीब 6 वर्षों तक को मजबूत बनाता रहा। इस दौरान उसने नेवल पावर को भी स्ट्रॉन्ग किया, सैन्य पावर को भी किया, जबकि उसकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में काफी कमजोर हो चुकी थी। इसके बावजूद उसने प्रयास किया। 1798 में लॉर्ड वेल्स से भारत का गवर्नर जनरल बनाया। वह एक घोर साम्राज्यवादी था। उसने आते ही सब्सिडियरी यानी सहायक संधि नामक एक सिस्टम लागू किया, जिसमें अंग्रेजों को एक ऐसा व्यवस्था कर रखा था अंग्रेजों ने कि जिस राज्य के साथ सब्सिडियरी अंश किया जाता था उसमें अंग्रेजी सेना रहेगी, उसका खर्च उस राज्य को उठाना पड़ेगा, और ये उसके बदले में उसे आंतरिक और बाह्य सुरक्षा प्रदान करेगी। उन्होंने हैदराबाद के निजाम के साथ दक्षिण में सबसे पहले सहायक संधि किया, और उन्होंने मैसूर के पास भी इसका ऑफर दिया। टीपू सुल्तान ने स्पष्ट शब्दों में इसे इनकार कर दिया। तब वेलेस्ली ने निजाम के साथ एक संधि किया और उसमें मराठे को भी शामिल किया। निजाम को यह प्रलोभन दिया गया कि उसे आपको मैसूर के राज्य का एक हिस्सा दिया जाएगा। मराठे को भी यही कहा गया था, लेकिन मराठी ने कोई उत्तर में कोई शब्द नहीं कहा, मौन रहे, यानी मौन स्वीकृति रही। सहयोग तो नहीं कहा, लेकिन मौन ही रहे। इसके बाद 1798-99 में उन्होंने टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया। टीपू जबरदस्त संघर्ष किया, लेकिन इन संघर्षों के बावजूद वह अपने किले के फाटक पर वीरता से लड़ता हुआ शहीद हुआ और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। तो 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान के मरते ही मैसूर राज्य का वह शक्तिशाली राज्य जो हैदर अली और टीपू सुल्तान ने निर्माण किया था, धराशायी हो गया। इसके बाद उसका एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा निजाम को दिया गया, कुछ हिस्सा मराठों को सौंपा गया, और एक बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया, यानी हड़प लिया। हाँ, प्रॉपर मैसूर में उस पुराने हिंदू राजवंश के एक शासक को, जो बालक शासक था, उसको बिठा दिया गया, यह दिखाने के लिए कि उसने संपूर्ण मैसूर को नहीं हड़पा है। एक सब्सिडियरी अलायंस किया गया उसकी सुरक्षा के नाम पर, लेकिन तमाम हीरे जवाहरात उन लोगों ने उनसे उपहार के रूप में जबरदस्ती ले लिया, और इससे इंग्लैंड में खुशी का परवान नहीं रहा। इंग्लैंड में काफ़ी खुशी हुई कि उनका सबसे बड़ा शत्रु टीपू सुल्तान मारा गया। टीपू सुल्तान वैसे व्यक्तिगत जीवन में सादा जीवन जीता था, सादगीपूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति था, लेकिन वह एक दुस्साहसी योद्धा था, अत्यंत प्रतिभाशाली सेना नायक था। उसकी अत्यंत प्रिय उक्ति हुआ करती थी कि भेड़ों की तरह अगर 200 साल जीना हो तो उससे बेहतर है सिर्फ 2 दिन जियो, लेकिन टाइगर की तरह, व्याघ्र की तरह जियो। और वह टाइगर से इतना प्रभावित था कि उसकी तलवार की मुठ भी टाइगर की तरह बनी हुई थी, उसका सिंहासन भी टाइगर की तरह बना हुआ था, और
वह अपने आप को टाइगर से काफी प्रभावित समझता था। कुछ विद्वान, विशेष रूप से अंग्रेज, उसके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए दिखते हैं। वो धार्मिक उन्मादी व्यक्ति था, यानी इस्लाम के प्रति उसका गहरा लगाव है। परंतु यह विश्लेषण करने पर पाता है कि उसके राज्य में हिंदू और ईसाई भी थे। उनके पास वो सहानुभूति रखता था, परंतु उन हिंदुओं और ईसाइयों के प्रति वह क्रूर था जो राज्य के प्रति गद्दारी करते थे, जो देशद्रोही करते थे। वह उस मंदिर को, जो श्रृंगेरी का मंदिर है, जिसको मराठों ने लूटा था और मां शारदे की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया था, टीपू सुल्तान उस मूर्ति का पुनर्निर्माण करवाया, मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, उन्हें मूर्ति का नया बनवाया और उस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और नियमित रूप से रेगुलर वे में उनको वह आर्थिक सहायता प्रदान करता था। श्री रंगनाथ का मंदिर, जो उसके किले के मात्र 100 गज की दूरी पर था, उनके प्रति वह अपनी गहरी श्रद्धा रखता था। इस प्रकार देखते हैं कि अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा शत्रु, दक्षिण भारत में बहुत बड़ा बाधा बना हुआ टीपू सुल्तान का मरते ही समाप्त हो गया और अंग्रेजी राज का काफ़ी तेजी से विकास और बढ़ोतरी हो गई। लेकिन भारत का एक सूरवीर टीपू सुल्तान के रूप में सामने आज इतना ही। बाकी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे एंग्लो मैसूर वार, यानी जो 4 वार हुए हैं उस पर हम विशेष प्रकाश देंगे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर, सेकंड एंग्लो मैसूर, थर्ड एंग्लो मैसूर और फोर्थ, जो कि 1799